Hello guys, welcome to Physics Unlocked, and I'm here with a problem of physics which is taken from Pathfinder book, and this problem is from rotational dynamics and it is from CYU section of Pathfinder. So इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि एक हमारे पास एक थिन मासलेस रॉड है. दिस इज द मासलेस रॉड और इसके दोनों एंड पे दो स्मॉल बॉल्स, आइडेंटिकल बॉल्स जिन दोनों के मास m है, उसको फिक्स कर दिया गया है. इस थिन रॉड के दोनों एंड पे दो स्मॉल बॉल्स, दोनों के मास m है, को फिक्स कर दिया गया है और नीचे वाले बॉल पे, नीचे वाले डंबल पे एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है जिसकी जो डायरेक्शन हमेशा वो राइटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा f के बराबर है. सो दिस इज द कांस्टेंट फोर्स. इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कांस्टेंट है. सो इफ वी सॉल्व दिस प्रॉब्लम in ground frame, so this problem is very difficult and complex to solve in a ground frame of reference. So we will prefer to solve this problem in the frame of center of mass. So इस क्वेश्चन को हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सॉल्व करेंगे. तो क्योंकि ये रॉड जो है वो मासलेस है तो इसका कोई भी मास नहीं होगा, तो इसका इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास होगा इन दोनों डंबल का के वजह से, जो इस दोनों डंबल का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कहीं मिड पॉइंट पे लाई कर रहा होगा, L/2 डिस्टेंस पे मिड पॉइंट पे लाई कर रहा होगा. तो हमारे पास इस सिस्टम पे दोनों डंबल, दोनों मासेस और मासलेस रॉड को अगर हम सिस्टम मान लें तो इस सिस्टम पे सिर्फ एक ही एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है जो कि F है. तो हम ये लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज नेट एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम. तो हमारे पास नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वो सिर्फ F है, तो F डिवाइडेड बाई 2m. सो दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सेंटर ऑफ मास. सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जो होगा वो राइट डायरेक्शन में होगा. तो ये जो सेंटर ऑफ मास है वो राइट डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है F/2m है. तो अब अगर हम इस सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाए तो हमारे लिए सेंटर ऑफ मास जो है वो रेस्ट में आ जाएगा. So if we observe this motion from the center of mass frame of reference, then तो ये सेंटर ऑफ मास हमारे लिए रेस्ट में आ जाएगा. क्योंकि हम ये मोशन को एक एक्सेलरेटेड फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहे होंगे जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो हमको इस, अगर हम सेंटर ऑफ मास फ्रेम से देख रहे हैं तो हमें एक स्यूडो फोर्स भी लगाना होगा. स्यूडो फोर्स भी लगाना होगा इन दोनों मासेस पे. तो स्यूडो फोर्स कितना लगता है? स्यूडो फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम. और स्यूडो फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. जो फ्रेम का एक्सेलरेशन होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. क्योंकि सेंटर ऑफ मास राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इस पे जो स्यूडो फोर्स लग रहा होगा ऊपर वाले बॉडी पे वो पीछे की डायरेक्शन में लगेगा और मैग्नीट्यूड होगा मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, पीछे की डायरेक्शन में. इस पे भी, नीचे वाले बॉडी पे भी स्यूडो फोर्स पीछे की डायरेक्शन में ही लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम. एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन को रखेंगे. तो इस बॉडी पे नेट फोर्स जो लग रहा होगा वो F/2 लग रहा होगा पीछे की डायरेक्शन में, और इस बॉडी पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा वो F इधर लग रहा है, F इधर और F/2 इधर. तो नेट फोर्स इस पे जो लग रहा होगा नीचे वाले बॉडी पे वो F/2 इधर की डायरेक्शन में लग रहा होगा. तो इस सिस्टम को अगर हम फिर से रिड्रॉ करेंगे तो हमारा जो कुछ सिस्टम है कुछ इस प्रकार से दिखेगा. हमारा जो सिस्टम है इस पे ऊपर वाले बॉडी पे F/2 पीछे की डायरेक्शन में लग रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में, और नीचे वाले बॉडी पे जो फोर्स है F/2 राइट डायरेक्शन में लग रहा है. अब इस पूरे मोशन को अगर सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखा जाए तो इन इन दोनों फोर्सेस की वजह से F/2 और F/2 मिलके एक कपल क्रिएट करेगा, एक टॉर्क क्रिएट करेगा इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट, जिसके कारण इस सिस्टम के, ये जो सिस्टम है ये कुछ एंगुलर स्पीड गेन कर लेगा, कुछ एंगुलर स्पीड गेन कर लेगा, मूव करने लगेगा. तो कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा जब ये मूव करेगा. तो हम इस सेंटर ऑफ मास पे बैठ के अगर हम वर्क एनर्जी थ्योरम लिखें तो वर्क डन बाय
all of the forces will be change in kinetic energy, that will be equal to फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली ये जो सिस्टम था, हमारा जो सिस्टम था इनिशियली रेस्ट में था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को जीरो ले सकते हैं, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारा जीरो हो जाएगा। अब वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, तो इस पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रहे होंगे, एक तो टेंशन फोर्स एक्ट कर रहा होगा और एक एक्सटर्नल फोर्स यानी कि एफ फोर्स एक्ट कर रहा होगा, F/2 और F/2 एक्ट कर रहा होगा। तो लिखेंगे हम यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स विल बी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगा, दोनों का काइनेटिक एनर्जी होगा, दोनों मासेस का काइनेटिक एनर्जी होगा सेंटर ऑफ मास के अबाउट, यानी कि हाफ ml²/4 एंड प्लस हाफ ml²/4 इनटू ओमेगा स्क्वायर, ये होगा हमारा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि टेंशन के द्वारा जो वर्क होगा हमेशा जीरो होगा, क्योंकि ये जो टेंशन है इधर की तरफ एक्ट कर रहा होगा और ये बॉडी इधर की तरफ मूव कर रहा होगा, तो टेंशन का वर्क होगा जीरो होगा। अब लिखेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स लिखने के लिए नीचे वाले बॉडी पे जो F/2 फोर्स एक्ट कर रहा है उसका वर्क डन लिखेंगे, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है, नीचे वाले बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो F/2 की फोर्स की डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, L/2 इंटू साइन थीटा। चूंकि ये थीटा है, ये L/2 है, तो ये हमारे पास L/2 साइन थीटा आ जाएगा। सिमिलरली इसकी भी जो डिस्प्लेसमेंट होगा फोर्स की डायरेक्शन में L/2 साइन थीटा ही होगा, तो ऊपर वाले नीचे वाले बॉडी पे होगा F/2 फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ऊपर वाले बॉडी पे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो नेट वर्क डन होगा एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा ये होगा, जो कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा ml² ओमेगा स्क्वायर बाई 4 के बराबर होगा। तो यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2f साइन थीटा बाई ml। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा स्क्वायर, जिसको हम आगे यूज करेंगे जब टेंशन की वैल्यू निकालेंगे तब। अब किसी भी एंगल थीटा पे अगर हम नीचे वाले स्मॉल बॉडी का अगर हम FBD ड्रॉ करें, तो इस पे एक F/2 का एक कंपोनेंट आएगा रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी जो वैल्यू होगी F/2 साइन थीटा, और सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में देखेंगे तो इस पे एक, चूंकि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, तो एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, जिसकी वैल्यू होगी m ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2, और एक टेंशन एक्ट कर रहा होगा रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ये बॉडी जो है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो रेडियल डायरेक्शन में इस पे कोई भी मोशन नहीं हो रहा होगा, तो रेडियल डायरेक्शन में अगर हम फोर्स को बैलेंस करें तो टेंशन की जो वैल्यू आएगी F/2 साइन थीटा प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स m ओमेगा स्क्वायर L/2। सो टेंशन की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 3/2f साइन थीटा। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया है, तो टेंशन की जो वैल्यू कुछ जो सॉल्व करके जो आएगी वो 3/2f साइन थीटा आएगी। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। तो जब साइन थीटा जब मैक्सिमम होगा तो टेंशन भी मैक्सिमम होगा, तो साइन थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 1 होगा, इसीलिए टेंशन का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो 3/2f यानी कि 1.5f होगा। और ये कब होगा, जब साइन थीटा 1 होगा। साइन थीटा 1 यानी कि थीटा बराबर जब π/2, जब ये सिस्टम π/2 रोटेट कर गया होगा तो टेंशन की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी। यानी कि ये जब सिस्टम जब रोटेट करके कुछ π/2 जब रोटेट करके यहाँ पे आ गया होगा, यहाँ पे आ गया होगा, तो इस समय टेंशन की जो वैल्यू होगी वो मैक्सिमम होगी, और वो होगी 1.5f के बराबर। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। थैंक यू।